हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप हैं डॉक्टर सुधीर त्यागी जी। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी MBBS है, MS सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन, चिकित्सा जगत और साहित्य दोनों क्षेत्रों में सक्रिय हैं। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। जी 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 हम प्रश्नों की ओर चलते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। हमारा पहला प्रश्न है कि एक सर्जन और एक कवि, इन दोनों की भूमिकाओं को आप स्वयं किस प्रकार से अधिक खोजते हैं? सर्जन मैं बनना चाहता था एज ए प्रोफेशनल। आप मान लीजिए कि मेरी दिली ख्वाहिश थी जी। और साहित्य से जुड़ना मेरी आप एक हॉबी कह सकते हैं, मेरी रुचि थी कि मेरे अंदर कुछ उसके गुण थे, तो मैंने उसको भी साथ ही साथ डेवलप किया। क्या बात है। आप इन दोनों में किसको ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, किसको ज्यादा समय देते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, बचपन से ही सर्जन बनना चाहता था। मैं तो डॉक्टर भी इसलिए बनना चाहता था कि मुझे सर्जन बनना है। क्या बात है। इसीलिए मुझे MBBS में जाना था। तो मेरी पहली प्राथमिकता सर्जन सर्जरी ही है और ये मेरा पेशा है। हाँ, इसके अलावा जो मुझे समय मिलता है वो मैं अच्छी पुस्तकें पढ़ने में और काव्य में, साहित्य में, गद्य लेखन में या गद्य पढ़ने में, बड़े बड़े लेखकों को पढ़ने में, उसमें व्यतीत। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कभी ऑपरेशन थिएटर की गंभीरता और कविता की संवेदनशीलता, इन दोनों के बीच का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? देखिए, दोनों का अगर कहीं हम देखें तो गहराई में दोनों के तार एक ही जगह जुड़े हुए हैं जी। और वह मानवता की या मानवीय संवेदना, उसकी सहिष्णुता और एक दूसरे मानव की पीड़ा समझना, चाहे वो कवि हो या एक चिकित्सक के रूप में या सर्जन के रूप में हो। तो जब हम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो सामने जब मरीज होता है तो हमें उसकी बीमारी और बीमारी की गंभीरता और मरीज उससे कैसे जूझ रहा होगा या कैसे हम उससे निजात दिला सकते हैं, तो उसी तरह का ही सोचते हैं। यही चीज काव्य में आती है। आप काव्य में पर पीड़ा देखते हैं, समाज की विकृतियां देखते हैं या समाज की पीड़ा देखते हैं और उसे अपने शब्दों में उड़ेलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कभी किसी मरीज की कहानी से आपकी कविता ने जन्म लिया है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे एक मरीज थे, उनके काफी गंभीर बीमारियां थी, उनके एक ऑपरेशन होना था। हालांकि बता दिया गया था कि भाई आपके ये ऑपरेशन है, इसमें रिस्क भी है, मरीज की जान भी जा सकती है, और दुर्भाग्यवश वो मरीज हम नहीं बचा पाए। उनके 2 बच्चे थे। तो जो उनका लड़का था, उसके मुझे शब्द बार बार मन में कौंधते रहते थे। उसने कहा कि सर, जब वो बीमार थे उस टाइम की बता रहा हूँ मैं, जी, जब वो ICU में थे और हमें लग रहा था कि शायद नहीं बचेंगे, तो लड़के ने आके कहा कि सर आप मुझे बताइए कि बचने के कितने चांस। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा हर मरीज बचे, बिल्कुल, लेकिन कुछ वास्तविकताओं का, मरीज की कंडीशन को देखते हुए हमें आभास भी रहता है कि शायद इनमें ये रिजल्ट रहेगा। तो मैंने कहा कि भाई देखो, सही बताऊं, चांस तो काफी कम है। तो उन्होंने कहा कि तो सर मुझे अब आप एक बात बताइए, मेरे एक सिस्टर है जो मुझसे 2 साल छोटी है और मैंने अभी भी जॉब शुरू हुआ है, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, पिताजी की कुछ पूंजी बची हुई है, अब मैं उसे यहाँ खर्च करूं या बेटी की शादी पर करूं, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी है, वो बहन की शादी पर करूं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। उस प्रश्न ने मुझे कम से कम 1 महीने तक दिमाग में झंझावत सारा झंझोड़ दिया मुझे कि एक आम आदमी जब कभी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आता है तो विभिन्न आयामों पर कहाँ उसे संघर्ष करना पड़ता है और कहाँ समझौता करना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। उससे फिर मेरी कविता भी उपजी थी जो मैंने लिखी थी। क्या बात है। क्या डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी मरीज को दवा दी या उसका ऑपरेशन किया, ट्रीट किया उसको, और आपको लग रहा है कि ये मरीज बचेगा नहीं जी, लेकिन एक चमत्कार हुआ जी, और वो व्यक्ति आज भी या कुछ महीनों तक स्वस्थ रहा और जीवित रहा? कभी ऐसा भी हुआ है आपके? कई बार हुआ है ऐसा। और इसीलिए ही हम जब मेडिकल में आए थे तो ये कहा जाता था कि वी आर नेक्स्ट टू गॉड, कि हमसे ऊपर भगवान है। लेकिन हमें उस चीजों का एहसास भगवान ने कई बार कराया है। एक मरीज तो ऐसा था, 80 साल के बूढ़े बाबा होंगे, उनके आंत का शुरुआती हिस्सा जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहां करीब 1 सिक्के के बराबर आंत में छेद हो चुका था।
और उम्र भी ज्यादा थी, उनकी चेस्ट भी ठीक नहीं थी, तो हमें लग रहा था कि सर्जरी के बाद ये सर्जरी नहीं झेल पाएंगे, ये मरीज नहीं बचेगा। तो हमने उनका ठीक आनंद फानंद में ऑपरेशन कर दिया, आईसीयू में पेशेंट शिफ्ट हो गया। ये बात तब की है जब मैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंसी कर रहा था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, थोड़ी बहुत वहां लापरवाही भी होती है बाद में, तो मैं सोच रहा था आईसीयू में शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन मैं जब सुबह आऊंगा तो ये पेशेंट मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा माना, मैंने मन में महसूस किया मरीज की स्थिति को देखते हुए और उसकी बीमारी को देखते हुए कि परफोरेशन है, सेप्टिक फैल चुका है, उम्र भी ज्यादा है, चेस्ट भी ठीक नहीं है, तो सुबह मुझे नहीं मिलेंगे। तो 8 बजे जब मैं आया तो मैंने सोचा चलो पूछते चलते हैं, और मैंने आईसीयू में अंदर घुसने से पहले दरवाजे पर ही खड़े खड़े वहां जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनसे कहा, मैंने कहा हाँ भाई हमारे वो रात वाला मरीज कैसा है? तो डॉक्टर कहते आपका मरीज तो टनाटन है। वो मुझे शब्द अब भी याद है। क्या बात है, क्या बात। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोला हाँ उनके जो एनोट्रॉप चल रहे थे वो बंद हो गए, यानी बीपी की ऊपर रखने के लिए मेडिसिन होती है, एनोट्रॉप चल रहे थे वो उनके बंद हो गए, बस यूरिन की समस्या है, अदरवाइज वो ठीक है, कॉन्शियस है, पल्स बीपी ठीक है। तो मैंने सोचा कि शायद ये ट्रांजिट फेज है, यूरिन नहीं आ रहा है, मतलब किडनी सही काम नहीं कर रही है, हो सकता है शाम तक या कल तक फिर यही होगा कि भाई पेशेंट नहीं बचेगा। अगले दिन फिर गए तो पता लगा कि मरीज के यूरिन आना भी शुरू हो गया, और वो बाबा जी आराम से अपने बेड पर बैठे हुए थे। जब उनके पास गया मैंने कहा बाबा जी कैसे हो? तो उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है, भूख लग रही है। मैंने कहा ऊपर वाले का चमत्कार है कि जिसकी 2 दिन पहले सर्जरी हुई है वो मरीज इतना ठीक है कि उसको भूख लग रही है। वाह वाह वाह। ऐसे कई बार हुआ है। जो ऊपर वाले की सत्ता है उसके आगे डॉक्टर तो क्या कोई भी कुछ नहीं है। हाँ हमें लगता है कि हम अपना काम बस कर लें ढंग से, अच्छे से कर लें, वही काफी है। वाह वाह वाह। क्या डॉक्टर साहब, जब पेशेंट जब बीमार होता है और उसको दवा दी जाती है, उसकी चिकित्सा की जाती है, तो डॉक्टर या डॉक्टर जैसे पदाधिकारी अगर उस मरीज को ढांढस दें, उसको ये कहें कि आप ठीक हो जाएंगे, जी आपका मन कहता है कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें कहते हैं, उनके मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ करते हैं। शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से आप स्वस्थ करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, बस आप धैर्य रखिए और ये खा लीजिए, ये दवा ले लीजिए। क्या इस तरह करने से भी मरीज को लाभ होता है? हाँ काफी लाभ होता है। देखिए डॉक्टर के पास कोई भी मरीज आता है वो परेशान स्थिति में आएगा। जब आप मरीज परेशान स्थिति में आता है तो दोनों तरह की परेशानी होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक वो आपके पास लेकर आता है और उस शारीरिक बीमारी की वजह से मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होता है या आप कह लीजिए परेशान होता है। यदि हम उसे सिर्फ दवाई देते हैं या सिर्फ उसके रोग के कारण उसी के अगर बताते हैं तो मरीज को मैंने देखा है कि रिजल्ट कम अच्छे मिलते हैं। और यदि हम उसके साथ कुछ बातचीत करते हैं, कुछ उसकी इधर उधर की बातें निकलवाते हैं, कई बार वो परेशान अपने घर की भी बात बता देते हैं, उनकी सारी परेशानी सुनने के बाद फिर हम उन्हें कुछ तरीके भी बताते हैं। मान लीजिए कि जब वो मरीज आया उसके चोट लगी हुई आया इसलिए, लेकिन अगर मरीज मोटा है तो हम उसे थोड़ा इनडायरेक्ट वे में इस ढंग से भी कहते हैं कि आप थोड़ा चलना फिरना बढ़ाइए। वो कहेंगे साहब मोटापे के कारण चला नहीं जाता है, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए कि आप ये काम कीजिए, इससे आपका वजन भी कम होगा और आपको पूरी बॉडी को भी फायदा मिलेगा, इस घाव के ठीक होने में भी फायदा मिलेगा। फिर मरीज को हम वैसे जो काउंसलिंग करते हैं इसे काउंसलिंग कहा जाता है कि आप मरीज को ढांढस बंधाना, मरीज को उसकी गंभीरता को कम करने के लिए मानसिक रूप से वो क्या कर सकता है, उन सब चीजों का काफी फर्क पड़ता है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वहां भी परामर्श केंद्र होते हैं जी। क्या स्वस्थ व्यक्ति को भी उन परामर्श केंद्रों में रजिस्ट्रेशन कराकर वहां जाना चाहिए, वहां बातचीत करनी चाहिए ताकि वो अस्वस्थ ना हो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से? देखिए बिल्कुल, जिसे हम फैमिली काउंसलिंग रूम कहते हैं, और गवर्नमेंट यानी कि जब मैं जीटीबी में था तो वहां भी थे जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, वो इस तरह के लोगों के लिए उनका परामर्श देते थे। यदि आपको लग रहा है कि आपकी समस्या आपके रोजमर्रा के काम में बाधा बन रही है या आपकी खुशियों के बीच बाधा बन रही है या आपके परिवार के आपस का जो तालमेल है उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको जाना चाहिए जहां आपको सुविधा मिले। अगर आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं वहां भी है, और नहीं तो अगर आप मान लीजिए अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में भी जरूर। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न आ रहा है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर चौथा व्यक्ति अस्थमा और शुगर बीपी जैसी बीमारियों से ग्रसित है जी। और वो जहां तक मैं जानता हूं वो हमारी व्यस्तता
खान पान का समय पर ना लेना, व्यायाम ना करना, इस तरह की परेशानियां, या नींद पूरी ना लेना। जी। क्या इस तरह की जानकारी जब हम शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, जब हम बेसिक शिक्षा लेते हैं या प्राइमरी शिक्षा लेते हैं, क्या सरकार को ये सारी जानकारी उस बेसिक शिक्षा में देनी चाहिए कि हमें जीना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें रहना कैसे है, तो हमारे ये स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां कम हो सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि सरकार शिक्षा के कुरिकुलम में ही ये चीजें अगर रखती हैं, क्योंकि बचपन में हर बात का बड़ा अच्छा असर होता है, अच्छी बात का भी, बुरी बात का भी। जिस ढंग से हम घर में अपने बच्चों को हम अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना है, बड़ों की आदर करना है, चोरी नहीं करनी है, यदि बीमारी या इनसे संबंधित या लाइफस्टाइल डिजीज जिसमें हम कहते हैं, यदि उन्हें वो स्कूल में पढ़ाया जाए, उनके पाठ्यक्रम में होगा, तो डेफिनेटली वहीं से ही वो उन चीजों के बारे में सजग हो जाएंगे और कुछ ना कुछ परिवर्तन उनमें आएगा ही। हो सकता है 100% आए, लेकिन 50% तो आएगा ही। और यदि परिवर्तन उनमें ना भी पूरा आए तो दूसरों को भी एजुकेट करेंगे इस मामले के लिए। ये मानते हैं कि 100 नहीं तो 51% भी अगर सक्रिय हो जाते हैं तो उस बेसिक शिक्षा में लाने का उद्देश्य पूरा हो। बिल्कुल, यदि हम बच्चों को ये बताएंगे कि डायबिटीज ज्यादा मीठा खाने से होती है, ज्यादा मोटापे से होती है, और जो ज्यादा मीठा खाते हैं उनके मोटा होने के चांस काफी ज्यादा हैं। फिर यदि घर पे आने के बाद उनके माँ बाप उन्हें कहते हैं कि आप ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, तो उन्हें वो कोरिलेट करेंगे कि हमें स्कूल में भी ये बताया गया था, मम्मा भी ये कह रही है, पापा भी ये कह रहे हैं, तो सही बात है, तो उन पर असर पड़ेगा, पक्की बात। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि हाँ, आज से कई सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों की जो उम्र हुआ करती थी 900 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद जब हमने अपने दादा दादी नाना नानी से हम मिले या देखा या उनको सुना, तब उनकी उम्र जो है 100-125 वर्ष हुआ करती थी। आज की जीवन शैली में एक व्यक्ति की उम्र 60-70 वर्ष ही रह गई है। तो ये एक तो दिनचर्या कहें या व्यस्तता कहें या क्या कारण है नहीं पता, एक तो हमारी हाइट कम होती जा रही है, हमारी उम्र कम होती जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है, आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो जीवन शैली लंबी जी सकें, स्वस्थ जी सकें। देखिए, मेरी दादी 105 साल की उम्र तक जी थी जी, और अभी मेरी ताई जी हैं, वो भी 95 ईयर की हैं। मैंने उनका भी तुलनात्मक अपने आप से सोचा कि उनमें या हम लोगों में क्या परिवर्तन है, क्या चेंज है, तो मैंने पाया कि एक तो उन लोगों में संतोष और सुकून काफी था, इस वजह से वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते थे। और एक अंतर ये है कि मैंने उन्हें देखा है, जैसे मेरी दादी जी को मैंने देखा है, उनकी उम्र जब 70 साल थी तब भी वो लगातार काम करती रहती थी, जबकि घर में इतने लोग थे और हर कोई कहता था कि अब आपको काम करने की क्या जरूरत है। ये तो मुझे लगता है यदि हम लगातार अच्छा फिजिकल वर्क करते रहें। तीसरी बात, खान पान, उन लोगों का खान पान काफी शुद्ध था। आज हम ये सोचते हैं कि चलिए हम सीधे बाजार में से पिसी हुई हल्दी ना लाएं, हम हल्दी लेकर आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जहां हल्दी वो उगाई गई है वहां कितना केमिकल पड़ा है। उन लोगों के समय में इन चीजों की शुद्धता थी, तो उस वजह से उम्र भी उनकी ज्यादा थी और उनकी हाइट भी ठीक ठाक होती थी, क्योंकि उनका जो आप प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए या सेल्स कह लीजिए, उनका डिजेनरेशन काफी लेट होता। क्या बात है, क्या बात है। क्या ये मान सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर लंबी आयु जीना चाहता है जी, तो उसे शुद्ध भोजन का प्रयोग करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें और अपने शरीर को और मस्तिष्क को बिजी रखें, बिल्कुल, तो इससे आयु बढ़ सकती है। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, हम देख रहे हैं कि जो शिशु हैं उनको भी शुगर जैसी बीमारियों ने घेर रखा है, उनकी माता या पिता से उनको आता है, उनके जीन्स में आता है। तो हम कहाँ चूक कर रहे हैं? वर्तमान की जो शैली है, वर्तमान की जो पीढ़ी है, वो कहाँ मिस्टेक कर रही है, कहाँ पर अपने आप को धोखा दे रही है, जो उनकी उम्र कम हो रही है, शरीर पनप रही है, तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। ये जीवन शैली शुद्ध क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे जिए, इस जीवन यात्रा को कैसे चलाएं? देखिए, शुद्ध जीवन शैली कह लीजिए, वो संयम के साथ जुड़ी हुई है। ये बात सबको पता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, हमें एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, हमें खाना भी शुद्ध खाना चाहिए, लेकिन फिर हम संयम नहीं रख पाते। यदि ये हमारे रोज के रूटीन में आ जाए कि हमें सुबह जल्दी उठना है,
तो पक्की बात है कि फिर आप रात को भी जल्दी सोएंगे। और यदि आपका ये है कि हाँ मुझे किसी न किसी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आप सुबह पैदल चलेंगे और कुछ नहीं होगा, आप कोई गेम खेलेंगे। अब आजकल के बच्चे अधिकतर सारे गेम मोबाइल पर ही खेल रहे हैं या टीवी कंसोल के ऊपर उनके काम हो रहे हैं, वीडियो गेम और ये एक्सेट्रा, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। सुबह बच्चे उठना नहीं चाहते हैं। खान पान के लिए हमें ये रहता है कि आज यहाँ बाहर खाना है, आज वहाँ खाना है, आज मोमोज खाने हैं, ये खाने हैं। अब आप खुद सोचिए, मोमोज वाले को भी कमाना है, उसका आटा भी इतना अच्छा नहीं होगा, उसके मसाले भी इतने अच्छे नहीं होंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्वस्थता धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका असर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की व्याधियों पर पड़ता है। अगर हम ऐसा भी पढ़ा है कि हम जो है लिक्विड ज़्यादा लें और हार्ड जो फूड है, जो मोटा अनाज है, उसे कम लें, तो क्या लिक्विड लेते रहने से उम्र बढ़ती है या मोटा अनाज खाने से हमारी शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है? इस दोनों का डिफरेंट भी बताएं। देखिए, मोटा अनाज चाहे कोई सा भी, एक तो ये है कि मोटा अनाज कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की इतनी जरूरत नहीं होती है जितना कि हम लेते हैं। लेकिन यदि हम गेहूं की या चावल की बात करें तो उनके मुकाबले जो मोटा अनाज है, रागी है, जौ है, ज्वार है, ये डेफिनेटली फायदेमंद होता है। लेकिन हम आटा कह लीजिए आप या मोटा अनाज कह लीजिए, इसकी मात्रा यदि हम कम करके साथ में प्रोटीन, जैसे कि पनीर है, जो लोग अंडा खाते हैं उनका अंडा है, या दालें हैं, या सोयाबीन है, इनकी मात्रा यदि हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली स्वस्थता में परिवर्तन आएगा, पॉजिटिवनेस की तरफ। क्या बात है। तो ये कहें कि हम शरीर की जरूरत के प्रोटीन और वसा लेते रहे, जरूरत के, और अगर ज्यादा लिक्विड लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अस्वस्थता का कारण बनती है, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में डॉक्टरों को और डॉक्टर के साथ साथ सामान्य व्यक्ति को भी साहित्य की आवश्यकता होनी चाहिए या साहित्य से जुड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी समय पर, किसी भी प्रदेश में, कहीं भी, किसी भी भाषा में साहित्य को कभी बुरा नहीं कहा गया। चाहे आप महाभारत काल उस समय का ले लीजिए, उसके बाद का ले लीजिए और अब का ले लीजिए, तो साहित्य तो कभी बुरा होता ही नहीं। और जब आप साहित्य पढ़ते हैं, आप मानवीय संवेदनाओं के काफी करीब होते हैं, आप जीवन के कई पहलू देखते हैं, आप कई संघर्ष पढ़ते हैं, उन संघर्ष से कैसे निकला जाता है वो पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से खाली डॉक्टर ने, जो भी ये व्यक्ति है, जो भी पढ़े लिखे इंसान है, आजकल तो सभी पढ़ते लिखते ही हैं, सबको मेरे हिसाब से साहित्य से जुड़ना चाहिए, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सुविधा में। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक सर्जन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह कौन सा था जिसने आपको भीतर से झकझोर दिया या बदल दिया? ऐसे क्षण तो खैर कई हैं जिन्होंने भीतर से झकझोर दिया, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर वाले की एहसास की ऊपर वाला हमारे ऊपर है, उसका जब एहसास मुझे मरीजों ने ही दिलाया तो कई बार मुझे लगा कि हम तो शायद कुछ भी नहीं है, जो हमारा काम है वो करते रहें और अपने काम में लापरवाही ना रखें। जी। जिस ढंग का मैंने आपको किस्सा सुनाया था, ऐसा ही एक मरीज और आए थे। उनके पहले कोई सर्जरी हुई थी ऑर्थोपेडिक की कुछ दिनों पहले, उसके लिए पेट खोला गया था और उसके बाद में उनके पेट में पता लगा, जब अल्ट्रासाउंड सीटी कराया, काफी दर्द था, इनके पेट में इंटेस्टाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, पेरिटोनाइटिस हो गई है, कहीं ना कहीं से आंत लीक है। तो ऑर्थोपेडिशियन को, उन लोगों को लगा कि शायद हमारी सर्जरी की वजह से ना हुई हो, इस वजह से। तो ये था, मरीज को सारी चीज बताई गई। मरीज के सारी चीज वो जो कि एक स्वस्थता की तरफ होनी चाहिए, वो सब उल्टी थी। लाइक मरीज का बीपी नहीं था, वो मैक्सिमम आइनोट्रोप यानी बीपी की दवाइयों पर था। मरीज की नब्ज 135 चल रही थी। मरीज की किडनी काम करना बंद कर चुकी थी, यूरिन नील था उनके। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, मोर्स, उस सिचुएशन में थे। तो मैंने सोचा कि अभी मरीज बचना तो है ही नहीं। मैंने लापरवाही से उन्हें कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा है, हम अपना काम कर देते हैं, बाकी बचने की उम्मीद तो है नहीं, आपके सामने सारी कंडीशन है ही। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जो अब आपको ठीक लगे आप कीजिए। वो भी हो चुके थे। और उसमें हमने, इनका एक तरीका होता है, जब हम सर्जरी करते हैं, हम पेट की लेयर बाय लेयर बंद करते हुए आते हैं, तो कई बार ऊपर की लेयर हम इसलिए छोड़ देते हैं कि अंदर का कोई कलेक्शन होगा, या आपने जहां हाथ में जोड़ लगाया है वो वहां से यदि लीक होगा तो इसके थ्रू बाहर आ जाए। तो मैंने ये सोच के कि ये लीक पक्का होगा, मैं वो हिस्सा स्किन वाला पार्ट खुला छोड़ दिया।
और वो मरीज भी 4 दिन बाद काफी कुछ ठीक थे, सिर्फ यूरिन की प्रॉब्लम थी। उस मरीज का करीब 9 दिन तक डायलिसिस रहा, मुझे अभी याद है। और पहले जब 9 दिन डायलिसिस हुआ 60 ml यूरिन आया था 24 आवर में, तब सबको लगा कि शायद किडनी खुलनी शुरू हो गई है। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गए, जिसमें कि मैंने अपनी तरफ से समझ लीजिए कि विदाउट होप काम किया था। और जब मरीज ठीक हो गए वो मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे कि आपने बचा लिया, और मैं मनी मन ऊपर वाले का हाथ जोड़ रहा था कि आपने बचा लिया, माध्यम हमें बनाया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा संस्मरण आपने हमारे दर्शकों को सुनाया। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे आंतरिक शारीरिक हिस्से हैं जी, चाहे वो किडनी है या अन्य है जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्या ये समय समय पर रिपेयर होते हैं? अगर ये खराब हो जाते हैं या इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, क्या ये शरीर हमारा उन्हें रिपेयर करता है, या दवा ही जरूरी है, या एटमॉस्फेयर बदलने से ये रिपेयर हो जाते हैं? किस किस कारण से हमारा आंतरिक शरीर स्वस्थ हो सकता है? देखिए ऐसा होता है कि यदि एक आपका कोई भी अंग, जैसे मैं बात करता हूं उदाहरण के लिए लीवर, अगर आपका एक स्टेज ऐसी आती है मरीज लीवर ने ढंग से काम करना कम कर दिया है, लेकिन उसकी स्टेज होती है वहां से वो रिवर्स हो सकता है, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस के लिए 2 माध्यम हो सकते हैं। एक, आप अपना जो कारण है जिस वजह से वो खराब हो रहा है वो छोड़ दीजिए, जैसे कि मोस्ट कॉमनली अल्कोहल होता है इसके लिए। तो आपके अगर यदि आपने अल्कोहल बंद कर दिया है तो लीवर आपका रिजनरेट वापस से होगा, यदि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। या फिर उसकी कुछ मेडिसिन भी होती हैं, फिर अगर आपने वो चालू कर दिए तो डेफिनेटली आपका रिकवर हो जाएगा, यदि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इररिपेरेबल या इरिवर्सिबल स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। इनमें मेनली जैसे कि आपके हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ये 4 ऑर्गन मेनली इस तरह के होते हैं। इसीलिए जो आपके पोल्यूशन से इनसे बचने के लिए इसीलिए कहा जाता है जी कि जितना आप बचेंगे उतने आपके लंग्स होते रहेंगे। क्योंकि यदि आप पोल्यूशन में रहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रहे, फिर आप हेल्दी एनवायरनमेंट में हैं तो आपके लंग रिकवर कर जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, अभी आपने अल्कोहल की बात की, और मुझे लगता है कि आज जो है एक बहुत बड़ी आबादी, चाहे मेल है या फीमेल है, अल्कोहल प्रयोग करती है। चाहे कारण जो भी है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्या एक व्यक्ति को अल्कोहल पर डे कितनी मात्रा में लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे? देखिए, अब आप डॉक्टर से अगर ये पूछेंगे कि कितनी मात्रा में, तो डॉक्टर का जवाब होगा 0। जी, वैसे अब आप ये व्यक्तिगत तौर से बताएं आप। अगर आप ये पूछे कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो, तो रफली आप ये कह सकते हैं कि यदि सप्ताह में आप 60 ml तक भी लेते हैं तो कोई दिक्कत। सप्ताह में एक बार? क्या बात है। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि महीने में 4 बार से ज्यादा ना हो। अल्कोहल की मात्रा आपकी 60-70 से ज्यादा ना हो ml पर टाइम। और यदि बिल्कुल ना ले तो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, अगर आप बिल्कुल ना ले ऐसा कहेंगे तो हमारे राज्य सरकारों का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम हो जाएगा, राजस्व नहीं आएगा। भाई सरकार भी चलानी है, देश भी चलाना है, और हमारे साथी भी स्वस्थ रहे, सब कुछ देखना पड़ता है, सब बिल्कुल सोचना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लेखन मानसिक संतुलन और तनाव प्रबंधन को एक सशक्त माध्यम बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्या बात है। लेखन, पठन, पाठन तीनों से ही, यदि आप कभी भी लेखन इस ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लेखक भी हूं तो मानसिकता में आप बता सकता हूँ लेखक की क्या होती है जी। यदि आप सोचे कि आज शाम को मेरे पास 2 घंटे फ्री है, मैं लिखता हूँ, तो आप कभी लिख नहीं सकते। आपके अंदर भाव होने चाहिए। जब आपके उस तरह के भाव होते हैं, यदि आपके वो कुंठा के हैं या डिप्रेशन के हैं या कोई किसी परेशानी की वजह से, लेखन के माध्यम से वो बाहर आएंगे। क्या बात। यदि आपके अच्छे भाव हैं तो भी वो आपके कागज पर आएंगे। एक मानसिक संतुलन के लिए आप समझ लीजिए कि ये लिखना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका लिखने का मन ना हो, आप पढ़िए, जी जी जी, तो भी आपको इसी तरह का इफेक्ट होगा। वाह वाह वाह, ये कहें कि पढ़ने से भी वो भाव हमारे यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि युवा डॉक्टरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन्हें भी कला और साहित्य से जुड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से हर युवा को, क्योंकि किसी का कुछ शौक होता है, किसी का कुछ शौक होता है, यदि आप कला या साहित्य से आपका शौक है तो आपको समय निकालकर जरूर जुड़ना चाहिए। मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं
जब उन्होंने मेरे बारे में पता चला, मुझसे बातचीत करने लगे, तो उन्होंने कहा कि अरे जयशंकर प्रसाद को तो हमने भी पढ़ा था, तब पढ़ा था। उन्होंने मुझे कुछ चीजें, उनकी पंक्तियां भी सुनाई। तो मैंने कहा कि आपको जब शौक है फिर क्या, अरे बस फिर इसी व्यवस्था में ये समय निकाल कर हमें साहित्य से, कला से जुड़ना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व का और विकास होता है। और हम जो मेन काम कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप खिलाड़ी हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ भी हैं, तो आपके व्यक्तित्व में आप समझ लीजिए उसकी तरफ से और एडिशन होगा और आप एक अच्छे इंसान बने। वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी कर सकते हैं हम, या हमारे अस्पताल के प्रबंधक जो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, कि उनकी वेटिंग रूम के आसपास में कुछ मैगजीन्स रहती हैं, फिल्मी मैगजीन हो, साहित्यिक मैगजीन नहीं होती, या न्यूज मैगजीन होती है, तो क्या वहाँ वरिष्ठ लेखकों की पुस्तकें या साहित्यिक पत्रिकाएं वहाँ रखी जाए, तो वहाँ के जो पेशेंट के जो केयर टेकर होते हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी साहित्य से लगाव हो, और जो डॉक्टर्स हैं या पूरा स्टाफ है हॉस्पिटल का वो भी फ्री समय में वो पढ़ें। तो क्या ऐसा प्रयोग करने से भी व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्य पाठन से निखार आ सकता है, बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, मैं आपके बात से पूरे सहमत हूँ। और मैं जिन अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यशोदा कौशाम्बी और यशोदा मेडिसिटी, वहाँ फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ एज ए सर्जन। जी, वहाँ मैंने देखा है कि मरीजों के रूम में 3 बुक्स होती है। क्या बात, पढ़ने के लिए। वाह। इसके अलावा जैसे कॉरिडोर है, जो आपके लाउंज है, वहाँ तो होती है, और वहाँ कोई फिल्मी मैगजीन नहीं होती। साहित्य की मैगजीन मैंने देखी है, समसामयिक जैसे कि इंडिया टुडे टाइप है, इस तरह की है। मैंने आपकी ट्रू मीडिया की भी देखी है। क्या बात है। इसके अलावा हमारे डॉक्टर लाउंज में डेली हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार आते हैं। ये तो नया प्रयोग है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और मैं तो आपके माध्यम से जहां भी तमाम अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में आप जाते हैं, तो ये प्रयोग भी शुरू कराएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जहां तनाव की ओर अग्रसित होता है वहां से वो वापस आ सकता है। बिल्कुल, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रीटेक करता है, दोबारा से वो स्वस्थ होता है, ऐसे मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा प्रयोग है आपके अस्पताल का, हम सराहना करते हैं और साधुवाद देते हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं कि चिकित्सा पेशे से नैतिकता पर आपके क्या विचार है? देखिए, प्रश्न आपने जिसको कहते हैं ये ज्वलंत प्रश्न है और बहुत समसामयिक प्रश्न है, और मैं इसका खुलकर उत्तर देना चाहूंगा। जी, वैसे तो हर पेशे में ही नैतिकता होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन चिकित्सा का पेशा एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। चिकित्सा की आज से 20-25 साल पहले एक अलग इज्जत हुआ करती थी। तो चिकित्सक को अपनी नैतिकता का मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और थोड़े से पैसे के लालच में या शॉर्ट गेन के लिए नैतिकता से बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आजकल जो एक लोगों में धारणा बनी हुई है कि डॉक्टर है लूटेगा या अस्पताल है लूटेगा, वो भी बात सही नहीं है। क्योंकि मैं अंदर हूं, इसी पेशे में हूं। 90% डॉक्टर्स नैतिकता का पालन भी करते हैं और लूटने की उनकी मंशा भी नहीं होती है। और देखिए, थोड़े बहुत हर जगह होते हैं डेफिनेटली, लेकिन यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, महंगाई वाली जिंदगी में, ट्रीटमेंट स्पेशली प्राइवेट सेटअप्स में हो ही गया है महंगा। यदि अब मैं आपको उदाहरण दूं, यदि एक मरीज हॉस्पिटल में गया है और उनके हार्ट के कोई खराबी थे, वाल्व रिप्लेस हुआ है, उनका खर्चा शायद 6-7 लाख आएगा। उनसे बात करने वाला कौन होता है? डॉक्टर। डेली उनको देखता है डॉक्टर। वो 6-7 लाख के खर्चे को डॉक्टर से जोड़कर देखते हैं, जो कि गलत है। उसमें 3,40,000 का तो उनका वाल्व होगा, आईसीयू चार्जेस, सारे चार्जेस, मेडिसिन, ये वो। यदि आप डॉक्टर का प्रोपोर्शन निकालेंगे तो शायद हो सकता है उसमें से 20-30 हजार, या हो सकता है 40 या 50 हजार। तो उनको 6,40,000 से लगता है डॉक्टर लूट रहा है। वो भी धारणा गलत है। ये कह सकते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और मानव तो, मनुष्य तो है ही है, वो तो फिर एक ही दृष्टि से देखता है सबको। बिल्कुल। और आपका चैनल जो डॉक्टर देख रहे होंगे या जो देखेंगे, हमें एज डॉक्टर अपना मोरलिटी या नैतिकता जरूर बरकरार रखनी चाहिए। कोई दूसरा रख रहा है, नहीं रख रहा है, पर मैं सोचूं नहीं, मुझे तो रखनी है।
ये कहें कि हम जितने भी इस पृथ्वी लोक पर डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी एक डॉक्टर है। यस, हम सब के ऊपर वो डॉक्टर है। क्या बात है डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जी। क्या आपको लगता है कि तकनीक के बढ़ते प्रभाव से डॉक्टर और रोगी के संबंधों में आत्मीयता कम होती जा रही है? एक मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा इसका है आत्मीयता कम होने का, कि जब आप तकनीक के ऊपर निर्भर ज्यादा होते हैं तो मरीज से आपकी बातचीत कम होती है उस बीमारी को ढूंढने के लिए। क्योंकि यदि आप उदाहरण के लिए सपोज मान लीजिए सीटी स्कैन नहीं था जिस जमाने में, अल्ट्रासाउंड भी नहीं थी, सिर्फ एक्सरे था। अधिकतर बीमारी के लिए आपके दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मरीज आपको उसके लिए सिम्टम बता रहा है, आप मरीज को ज्यादा गहनता से देखते थे, कई बार देखते थे। आप आधा आधा घंटे तक मरीज से हिस्ट्री लेते थे, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, वो सारी चीजें लेते थे। तो उससे आत्मीयता डेफिनेटली बढ़ती थी। बिल्कुल। आप उसका रेजिडेंस तक भी पूछते थे, आप नेटिवली कहाँ के रहने वाले हो, कुछ बीमारी उस एरिया से भी रिलेटेड जी होती जी है। जी जी जी। अब उन चीजों का चलन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कम हो रहा है। अब ये लगता है कि पेन एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द है, किस एरिया में, राइट साइड में है, लोअर है, अपेंडिक्स हो सकती है, अपर है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, बेटर टू गो फॉर द अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की इतनी सारी चीजें पूछने के सीटी अपने आप बता दे। तो थोड़ा तो तकनीक की वजह से आत्मीयता में मुझे लगता है क्या बात, कमी आई है। क्या बात है डॉक्टर साहब। हम एक प्रश्न कर रहे हैं, जी। शायद उसका उत्तर आप दे चुके हैं, लेकिन हम दोबारा वो उत्तर जानना चाहेंगे कि जब आप पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद जब मरीज मुस्कुराता है, उस क्षण को आप किस रूप में व्यक्त करते हैं? विज्ञान की विजय या मानवता की जय? देखिए, मेरे एक डॉक्टर, जो मैं अपने बीइंग सर्जन बात कर रहा हूँ, आपका एमबीबीएस होता है, फिर एमएस होता है, वो आपकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आपने सीनियर रेजिडेंसी की, वो आपका समझिए प्रारंभिक काल है या तरुणावस्था है। जी जी जी। वो मेरी जीटीबी में शुरू हुई थी। तभी जीटीबी के बाद से जैसे ही प्राइवेट प्रैक्टिस में आए, या समझ लीजिए आपने खुलकर खेलना शुरू, उससे पहले मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था कि आपके ऊपर कोई और है। अब भी ऐसा होता है, 2 महीने में 3 महीने में मरीज कहते हैं कि मैंने कहा और जी अब कोई दिक्कत, आज तो टांगे कटने हैं, हाँ जी, खाना पीना ठीक है, हाँ जी, चलना फिरना ठीक है, बट डॉक्टर साहब आपने बचा लिया, बट डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो मेरा एक ही जवाब होता है, मैंने कहा देखिए करने वाला तो वो है, वाह, माध्यम मैं हूँ, वाह। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे माध्यम से आप ठीक हो गए। क्या बात है, क्या बात है। क्या आप जब सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, रूटीन में आते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं, तब आप ऊपर वाले से कहते हैं कि मेरे सारे काम अच्छे हों, चाहे वो पेशेंट के ऑपरेशन के हों, दवा के हों, या उनको देखने के हों? आप भी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं जैसा सभी लोग अपने कार्य के लिए करते हैं? देखिए, जब छोटे थे तो मेरी माताजी ने कहा था कि मैंने कहा भगवान से क्या मांगू, तो हर किसी को अच्छा लगता है पैसा मांगना, तो उन्होंने कहा था बस 3 चीजें, बल, बुद्धि, विद्या। वाह। तो मैं भी डेफिनेटली सुबह चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, कोशिश रहती है रोज पूजा करता हूँ। उस टाइम पे मैं यही 3 चीजें कहता हूँ, बल, बुद्धि, विद्या देना। जब मैं सर्जरी हो या कुछ बड़ा काम हो, अगर सर्जरी होती है तो मैं मरीज की स्वस्थता मांगता हूँ। वाह। किसी भी केस हो, कोई सा भी केस हो, कभी भी हो, जब भी सर्जरी होती है, कि भगवान इसका ध्यान रखें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये आत्मीयता, ये अपने अपने अंदर के भाव आपने हमारे प्रकट किए, और ये हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए ये भाव। देखिए, जो कहते हैं ना, ये डाउन टू अर्थ होना। जी जी। जब आप पे लगता है कि करने वाला या बचाने वाला कोई और है, तो आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। वाह। आपको इस बात का कभी भी प्राउड या घमंड नहीं होता कि देखिए मैं भी इतना अच्छा सर्जन हो गया, या मैंने इतने हजारों ऑपरेशन कर लिए हैं, ये भी उसी तरह का ही है, रूटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने अर्थ की बात की, एक और प्रश्न आ रहा है कि जब मनुष्य, या ये कहें कि जब हम दादा दादी, नाना नानी की बात करते हैं, तो हम नंगे पैर हुआ करते थे, और हमारे नाना नानी, दादा दादी, माता पिता भी ज्यादातर समय अपनी मातृभूमि के ऊपर नंगे पैर से रहते थे, और ये कहते हैं कि वहां से हमें अर्थ मिलता है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन आज के युवा, आज के शिशु, आज के बच्चे, ये कहें कि हम सब भी जमीन के अर्थ को छू नहीं पाते, उससे ऊर्जा नहीं ले पाते। इससे भी शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या होते हैं? एक तो देखिए होता है कि जैसे कि अब नई नई रिसर्च भी आ रही है कि आपके जो आत्मीय जन हैं,
आप उनसे बातचीत कर रहे हैं दूर खड़े हुए, उसके बजाय यदि आप उन्हें एक बार गले लगा लेते तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। उसी ढंग से ही जब आप नंगे पैर रहते हैं तो आप जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, आपको वो फीलिंग आएगी ही। सेकेंड थिंग, अगर मेडिकली बात करूं, स्पेशली घास की बात करूं, अर्ली मॉर्निंग की, तो जो ओस वगैरह होती है उनमें कई खनिज लवण होते हैं जो हमारे पैर के तलवे के माध्यम से शरीर में भी जाते हैं। क्या बात है। उससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा यदि आप सुबह ठंडी घास के ऊपर चलेंगे। और आपके बिना जूते के चल रहे हैं तो आपको लगता है कि यस, मैं फिलहाल धरातल पर हूं, एक भावना अपने आप ही मन में आएगी ही आएगी। ये भी कहें कि हर मनुष्य को, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसे धरती माँ को छूने के लिए नंगे पैर खड़ा होना चाहिए, चाहे 10 मिनट या 5 मिनट, और साफ सुथरी चाहे फर्श हो सकता है मिट्टी रहे तो और अच्छा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। अब ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम साहित्य की और विज्ञान की बात कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी आपने अपने अस्पताल में कभी काव्य गोष्ठी कभी कराई है जिससे डॉक्टर और मरीज दोनों उसका लाभ ले सके और स्वस्थ रह सके? देखिए, काव्य गोष्ठी तो नहीं कराई है क्योंकि हमारा शेड्यूल भी बिजी रहता है, मरीज भी उस मानसिकता में नहीं होते। लेकिन जो समान विचारधारा के जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हो सकता है जो लिखते ना हो लेकिन पढ़ते काफी हैं, कई हैं ऐसे हमारे कई साथी हैं। एक तो एनेस्थीसिया में ही है, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो लिखते भी अच्छा है, पढ़ने वाले काफी लोग हैं। तो उनसे हम साहित्यिक चर्चा जब कभी फुर्सत में होते हैं तो जरूर करते हैं। एक हमारे चेस्ट फिजिशियन है जिनकी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मुझे पूरी सुना दी कविता, तो उनसे हम साहित्यिक चर्चा जरूर करते हैं। क्या बात है, क्या बात। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप साहित्य से भी जुड़े हैं, विज्ञान से भी जुड़े हैं। साहित्य और विज्ञान में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? मैं विज्ञान से तो आप मान लीजिए कि मेरे मेडिकल में ही विज्ञान इतना ज्यादा है तो मैंने अधिकतर यही सब पढ़ा है जी। इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर सीनियर्स, उनकी वर्कशॉप अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। तो ऐसे डॉक्टर जो कि इंडिया में जिन्होंने इस क्षेत्र में क्रांति की है, लाइक लेप्रोस्कोपी के क्षेत्र में, जहाँ के हम विदेशों का मुंह देखा करते थे, आज हम उनसे भी आगे निकल गए हैं। जैसे डॉक्टर उडवाडिया थे बॉम्बे के, जो भी स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने पहली लेप्रोस्कोपी सर्जरी की थी, वो मेरे आदर्श हैं। क्या बात है। साहित्य की यदि बात करूं तो साहित्य में यदि गद्य लेखन तो मुंशी प्रेमचंद जी मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी हैं, जमीन से जुड़ी हुई सारी ग्रामीण परिवेश की, और एक संघर्ष की कहानी जिस ढंग से बुनते हैं, आप पहला पन्ना पढ़ना शुरू कीजिए, अंत तक आप पुस्तक बिना पढ़े छोड़ नहीं सकते। ये कहते हैं जब उन्हें पढ़ते हैं तो आंखों में तस्वीर बनती चली, बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर बनती चली जाती। काव्य की बात करूं तो जैसे गजलों का मुझे शौक है, मैं खुद भी लिखता हूँ। आदम गोडवी साहब, दुष्यंत कुमार साहब, इनकी गजलें समसामयिक, सत्ता से संघर्ष, जीवन संघर्ष, उसके काफी करीब हैं। तो ये सब लोग मेरे आदर्श के रूप। क्या बात है, बहुत साधुवाद आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या रहेगी इसकी भूमिका डॉक्टरों के बीच में और रोगियों के बीच में? देखिए, डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जिस ढंग से जमाना बदल रहा है जी, गैजेट्स भी सारे हैं, तो मेडिकल क्षेत्र में भी क्रांति हो ही रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरफेरेंस काफी रहेगा। डॉक्टर्स अगर की बात करें, जो इसे काम में लेंगे वो मरीज की बेहतरी के हिसाब से काम में लेंगे डेफिनेटली। लेकिन जैसे कुछ लोगों में धारणा है भी, जो नॉन मेडिको हैं, कि दे में रिप्लेस डॉक्टर। डॉक्टर को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के दिमाग ने बनाया है, और आर्टिफिशियल जिस दिमाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, हम उस दिमाग को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? एक डॉक्टर अपनी तरह से 10 चीजें सोचता है जब वो मरीज की बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करता है, सोचता है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ रही है कि आपने, सपोज मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीड कर दिया कि ये यदि 10 लक्षण किसी के चेस्ट के एक्सरे में हैं तो वो ट्यूबरकुलोसिस है। इतना ही होगा। आप 10 के 12 कर देंगे, 15 कर देंगे, ये है। 15 के अलावा यदि 16 हुआ तो, या मान लीजिए मरीज के लंग्स में आपको उस तरह के फीचर नहीं लग रहे हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो फिर डॉक्टर अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस से
उस जगह तक पहुंचता है, जिसे हम कई बार एम्पेरिकल थेरेपी कह सकते हैं या सिक्स सेंस भी कह सकते हैं या पर्सनल चॉइस ऑफ एनी डॉक्टर भी कह सकते हैं, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अर्जित की है। लेकिन मरीज के लिए डेफिनेटली फायदा होगा, डायग्नोसिस बनाने में भी, इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी हैं उन सब में भी, और भी कई तरह में, और हॉस्पिटल को रन करने में भी। हाँ, ये है कि कई बार मरीज इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इससे अविश्वास भी बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा, उसने वही प्रेस्क्रिप्शन एआई में डाल दिया कि मेरे ये प्रॉब्लम थी, ये होती, हो सकता है उसके बाद 20 पेज के आ जाएं कि आपके ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और डॉक्टर ने आपसे ये भी पूछा था या नहीं पूछा था, ये भी पूछना चाहिए था, ये भी पूछना चाहिए था, आपकी दवाई में ये भी हो सकता है, इसका ये हो सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मिसट्रस्ट भी जनरेट हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अभी फिलहाल हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन। क्या बात है, बहुत अच्छी बारीक जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब, ऐसा भी सामान्य रूप से मानव जो है ये सोच रहा है, या मनुष्य की विकृत सोच कह रही है, या प्रैक्टिकल ये नहीं कह सकते कि एआई जो है जो रोजगार को भी कम कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्या ये सच है या ये भ्रांति है? देखिए, एज ए पर्सन मैं भी इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार को रोजगार डेफिनेटली कम होंगे। जो काम यदि आप 5 लोगों की टीम कर रही है, तो एआई के थ्रू वही काम 2 घंटे में 2 लोगों की टीम कर रही है, तो 3 लोग आपके बेरोजगार होंगे। लेकिन मुझे लगता है ये सिचुएशन ट्रांजिशन फेज में है, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, नए रोजगार भी जनरेट होंगे, इसी एआई से जुड़े हुए, इसी एआई से रिलेटेड होंगे या हमारी जीवन शैली से रिलेटेड होंगे। पर डेफिनेटली यूं घबराने की जरूरत नहीं कि एआई आते ही बेरोजगारी फैल जाएगी। अब आप बताइए, जोमेटो हैं, जितने भी आपके फूड डिलीवरी हैं, ये भी जॉब दे रहे हैं। आज से 20 साल पहले कहाँ थे ये? कभी इनका नाम भी नहीं सुना था। अब ये भी जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पहले इतने सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां कहाँ थी, अब वो भी जॉब क्रिएट कर रही है। तो कुछ ना कुछ नए नए क्षेत्र खुलेंगे, रास्ते निकलेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एआई कुछ लोगों का जो प्रेजेंट जॉब चल रहा है, डेफिनेटली कुछ लोग बेरोजगार होंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। और चलते चलते हम आपसे एक और प्रश्न करेंगे कि यदि आपको अपने जीवन को एक शीर्षक देना हो जी, तो वह क्या होगा? चिकित्सा और चेतना का संगम, या कुछ और? क्या सोचते हैं? क्योंकि यहाँ आपके पास साहित्य और विज्ञान दोनों है। अपने नाम के साथ, अपने जीवन के साथ किस शीर्षक को चुनेंगे, या आप कभी सोचा हो शीर्षक के बारे में, वो हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटा सा शीर्षक के मनुष्यता की ओर। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने बताया कि मनुष्यता की ओर। वहाँ साहित्य भी जुड़ा हुआ है और आपका विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। मैंने शीर्षक इस वजह से दिया है कि जब आप रोजमर्रा की जिंदगी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां आती है, कई बार आपको कंप्रोमाइज के भी लगता है, कई बार आपको कंप्रोमाइज करना भी पड़ता है, कई बार आपको लगता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन इंसानियत या मानवता इस चीज के लिए हक में नहीं है। पर फिर आपको कोशिश ये रहती है कि अगर मौका लगेगा तो मैं इंसानियत वाले काम भी करूंगा, या वही ज्यादा करूंगा, या अपने गलतियों का पछतावा करूंगा। तो आदमी की उम्र सारी इसी उधेड़-बुन में निकल जाती है कि कैसे मनुष्यता की ओर जाया जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से शीर्षक को सुझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत साधुवाद। और आपने अपने बेशकीमती समय से, अपने व्यस्तता के समय से, अपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।